भूगोल शिक्षा। पहले हम लोग क्लास 9th के लेसन 4 का जलवायु के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग भारत का जलवायु जो है मानसूनी जलवायु उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था इसी मानसून पर निर्भर है। और ये इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसको जानने के पहले हम लोग कुछ बातें जान लेंगे, जैसे कि वायुदाब। और वायुदाब में दो होता है, एक होता है उच्च वायुदाब और दूसरा होता है निम्न वायुदाब। इसको हाई एचपी बोलते हैं, हाई प्रेशर, इसको बोलते हैं लो प्रेशर। तो ये क्यों बनता है? उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब पूरे पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में बनते रहता है टाइम टू टाइम। उसी के चलते चक्रवात की भी उत्पत्ति होती है, हवा भी उसी के चलते चलता है। अगर उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब नहीं रहे तो हवा नहीं चलेगी। हम पहले पढ़े थे कि वायु और हवा में क्या अंतर है, कि वायु जो है जिसमें कोई गति नहीं होता है, उसी वायु में जब गति हो जाता है उसको हम हवा या पवन कहते हैं। तो ये होता है तापमान में अंतर के कारण से। तापमान में अंतर, पूरे भारत में या पूरे विश्व में तापमान में अंतर है। इसकी भी चर्चा हम लोग किए थे कि तापमान का स्रोत क्या है पृथ्वी पर? सूर्य है। तो कहीं तापमान बहुत अधिक पड़ता है, कहीं तापमान कम पड़ता है। सूर्य की स्थिति बदलती रहती है। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये मान लीजिए पूरा पृथ्वी है, तो यह सूर्य है। तो इसकी जो सूर्य की स्थिति मान लीजिए विषुवत रेखा के आसपास होती है तो यहाँ गर्मी रहेगा, विषुवत रेखा से दूर होता है तो उसकी वहाँ पर ठंडा हो जाता है। तो तापमान में अंतर होने के कारण से वायुदाब में अंतर होता है। दोनों उल्टा संबंध है। जब तापमान अधिक होगा, तापमान अधिक, तो वायुदाब कम होगा, वायुदाब निम्न होगा। निम्न, ध्यान दीजिए, तापमान जब अधिक होता है तो वायुदाब निम्न होता है। ठीक इसके उल्टा, जब तापमान कम होगा, तापमान कम होगा तो वायुदाब उच्च होगा, वायुदाब उच्च वायुदाब होगा, यानी हाई प्रेशर। दोनों उल्टा संबंध है। तापमान अधिक, वायुदाब कम, तापमान कम, वायुदाब अधिक। तो दोनों में एक उल्टा संबंध है और यह स्थिति बदलती रहती है। तापमान की स्थिति पूरे भारत में कहिए या पूरे विश्व में कहिए, ये बदलाव होते रहता है। उसी के चलते उच्च वायुदाब से हम बात किए थे कि उच्च वायुदाब से हवा, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवा चलती है, निम्न वायुदाब, और इस तरह हवा की उत्पत्ति होती है। मानसून में एक हवा है, तो वही स्थिति बनती है। उसका हम लोग चर्चा करेंगे अभी। उसके पर हम लोग जानते हैं, एक तो पहला बात हो गया कि तापमान में अंतर कारण से उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब बदलते रहता है और हवा चलते रहता है, हवा की उत्पत्ति होती है। दूसरा है कि पानी और मिट्टी के स्वभाव में अंतर होता है। तापमान ग्रहण करने में पानी और मिट्टी का स्वभाव अलग अलग होता है। मान लीजिए कि ये कोई क्षेत्र है और मान लीजिए यहाँ मिट्टी है या स्थल है, मिट्टी स्थल है, मिट्टी का यह स्थल, यहाँ मान लीजिए पानी कहीं, पानी, या इधर मान लीजिए पानी है। अगर सूर्य के गर्मी पड़ता है, दोनों पर बराबर गर्मी पड़ रहा है, मिट्टी पर भी या स्थल पर और पानी पर, तो दोनों के गर्मी ग्रहण करने की क्षमता में स्वभाव अलग अलग है। मिट्टी क्या होता है? जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा हो जाता है। पानी धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। तो इसमें भी चूँकि मानसून में हम लोग इसको जानना जरूरी है कि दोनों का नेचर में अंतर होता है। एक ही तापमान, मान लीजिए कहीं चूल्हे पर अगर हम लोग एक तरफ मिट्टी रख दें और एक तरफ पानी रख दें, सेम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो मिट्टी पहले गर्म हो जाएगा और जब तापमान हटा देंगे तो मिट्टी पहले ठंडा हो जाएगा।
पानी जो है धीरे धीरे गर्म हो रहा है और जब धीरे धीरे ठंडा भी होगा। तो ये दो बात को ध्यान में रखना है। अब रहा कि मानसून की उत्पत्ति क्यों होती है, कैसे होती है। हवाओं के हम चर्चा किए थे कि ऋतु के अनुसार जो हवाएं अपनी दिशा को बदलती है उसी को मानसून हवाएं कहते हैं। ये अरबी भाषा है, अरबी शब्द है मानसून। ये मानसून इसको बोलते हैं मौसम। मानसून जो है मानसून मौसम शब्द से बना है। मौसम ये अरबी शब्द है। इसका मतलब होता है कि हवाओं का ऋतु के अनुसार दिशा में बदलाव करना। तो ये स्थिति है। दो बात हम लोग जान गए कि पूरे तापमान में अंतर होते रहता है, बदलते रहता है, उसी के चलते चक्रवात की उत्पत्ति होती है या हवाएं चलती हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मानसून की उत्पत्ति भारत में जो मानसून है वो कितने प्रकार का होता है मुख्य रूप से ऋतु के अनुसार। तो मुख्य रूप से 3 मानसूनी हवाएं हैं भारत में। जैसे पहला है दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा। दक्षिण पश्चिम मानसून ये वर्षा ऋतु में चलता है। यह हवा जो है वर्षा ऋतु में चलती है। और इसका समय क्या होता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय क्या होता है, मध्य जून से मध्य सितंबर तक। क्लियर हो गया। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो वर्षा ऋतु में चलता है। इसका समय होता है मध्य जून से लगभग मध्य सितंबर तक। और भारत का लगभग 90% मोर देन 90% वर्षा जो है 90% से अधिक वर्षा इसी समय होता है, मोर देन 90%। और भारत के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का अगर हम मानसून शब्द कहते हैं मानसूनी जलवायु तो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून की ही बात हम लोग करते हैं। बाकी मानसून हवाएं हैं, उत्तरी पूर्वी मानसून हवा है, लौटती हुई मानसून हवा है, लेकिन मुख्य रूप से यही है। पूरे भारत की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान है। भारत की अर्थव्यवस्था अगर यह दक्षिण पश्चिम मानसून साथ देता है तो किसी अच्छी पैदावार होगी, पानी की समस्या दूर रहेगा हमेशा सालों भर। अगर यह दक्षिण पश्चिम मानसून जिसका हम लोग चर्चा पहले किए हैं कि मानसून अनिश्चित होता है, कभी समय से पहले आएगा, कभी समय के बाद आएगा, कभी बहुत अधिक बारिश देगा जो बाढ़ कर देगा, कभी बहुत कम बारिश होगा जो सूखा पैदा कर देता है। वितरण में भी अनिश्चितता है, कहीं किसी क्षेत्र में ज़्यादा बारिश होता है, किसी क्षेत्र में बहुत कम बारिश होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून मेन है। मानसून अगर सब कहते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून मेन है भारत का। दक्षिण पश्चिम मानसून से पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। पूरा कृषि, हम बताए थे कि 2/3 लगभग लोग कृषि से जुड़े हुए हैं। बाकी जो द्वितीय व्यवसाय उद्योग वगैरह जो लगे हुए हैं वो भी इसी पर निर्भर है। पानी नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा, ना उद्योग चल पाएगा, ना कोई भी काम हमारा हो पाएगा। तो दक्षिण पश्चिम मानसून के समय बारिश जो होता है, जल संरक्षण हम लोग पढ़े हैं कि समय जो बारिश होता है 3 महीना लगभग, ये बहुत ज़्यादा बारिश होता है। इस पानी को समुद्र में गिरने से पहले अगर हम लोग संरक्षण कर लें तो इसका फायदा हम लोग सालों भर उठा सकते हैं। और आज दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है इसका हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। तो आप देखिए यहाँ भारत का नक्शा है, लगभग रफ स्केच है, एक रेखा चित्र है भारत का। और सबसे दक्षिण में ये विषुवत रेखा इसको बोलते हैं, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा जब सूर्य जो है, सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा से पार करती है। मान लीजिए यहाँ देखिए मकर रेखा, तो इसको भी जान लीजिए दक्षिण में होता है 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और ये 23.5 डिग्री इसको बोलते हैं कर्क रेखा।
जब तक ये थोड़ा समझ नहीं लीजिएगा मानसून के बारे में, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, नहीं जान पाएंगे हम लोग। तो होता क्या है कि सूर्य की स्थिति नहीं बदलती होगी, पृथ्वी की स्थिति बदलती है। लेकिन समझाने के लिए हम यहाँ पे इस डायग्राम में आई है। कभी क्या होता है, पृथ्वी घूमती है, घूमने क्रम में कभी सूर्य के नज़दीक जाती है, कभी सूर्य से दूर जाती है, और इस तरह ऋतु परिवर्तन होता है। तो कभी मान लीजिए सूर्य की स्थिति यहाँ पर हो, पृथ्वी जो है ये विषुवत रेखा के पास जो स्थिति है सूर्य की, अगर यहाँ पर चली आती है, पृथ्वी मान लीजिए यहाँ पर आ गई सूर्य के पास, तो ये जो है गर्म क्षेत्र हो गया, गर्म हो जाता है पूरा। फिर सूर्य का स्थिति बदलाव लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक होता है घूमने क्रम में। सूर्य जो है 2 दिन रहता है कहाँ पर, विषुवत रेखा के पास, 21 मार्च और 23 सितंबर को 2 दिन ऐसा होता है जो सूर्य की जो है स्थिति होती है विषुवत, ये पूरे विषुवत रेखा के पास। इसको विषुव बोलते हैं, इक्विनॉक्स, विषुव, इक्विनॉक्स। नतीजा क्या होता है कि तापमान लगभग सब जगह एक समान होता है और दिन रात भी बराबर होता है, क्योंकि सूर्य की स्थिति यहाँ पर है, लग रहा है, तो दोनों जगह समान उसकी किरणें जा रही है, टेम्परेचर लगभग समान वितरण होता है। तो 2 दिन 21 मार्च और 23 सितंबर, इसको हम लोग विषुव बोलते हैं, जब सूर्य की स्थिति होती है। उसके बाद सूर्य क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सूर्य में पृथ्वी खिसकते, लेकिन समझाने के लिए यहाँ पर आप लोग बता रहे हैं, ये दिमाग में बैठ जाए। फिर सूर्य जो है उत्तरायण होने लगता है, यानी उत्तर के तरफ। 21 मार्च के बाद मान लीजिए सूर्य उत्तरायण होने लगा, तो गर्मी हम लोग यहाँ बढ़ना शुरू हो जाता है 21 मार्च, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 21 जून, यहाँ ध्यान दीजिए, 21 जून को मान लीजिए सन यहाँ पर आ गया, तो यह पूरा का पूरा क्षेत्र जो है गर्म हो जाता है। फिर यहाँ के बाद उसकी स्थिति बदलती है। फिर 21 जून के बाद सूर्य जो है इधर आने लगता है। फिर 23 सितंबर को विषुवत रेखा के पास आता है, और 23 सितंबर के पास फिर सूर्य की स्थिति दक्षिणायन, यानी विषुवत रेखा से दक्षिण आएगा तो इसको दक्षिणायन की स्थिति बोलते हैं। तो 23 सितंबर से सूर्य यहाँ दक्षिण की तरफ आने लगता है, मकर रेखा की तरफ, 23.5 डिग्री साउथ। उसके बाद 23 सितंबर फिर यहाँ पर आ जाएगा सूर्य 22 दिसंबर, 22 दिसंबर। फिर यहाँ से अब लौटने लगेगा सूर्य, किधर लौटने लगेगा, विषुवत रेखा के पास, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। फिर 21 मार्च को यहाँ पर आ जाएगा विषुवत रेखा के पास। फिर 21 मार्च में, इस तरह के चक्र चलते रहता है और ऋतु परिवर्तन होते रहता है। तो थोड़ा सा हम समझ लिए इसको, सूर्य की स्थिति कैसे बदलता है। अब देखिए मानसून की उत्पत्ति होती कैसे है। सूर्य मान लीजिए लगभग ऐसा 23 देख रहे हैं, ये भारत के लगभग बीचों बीच में करके रेखा बांटता है 2 भागों में लगभग। तो सूर्य मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर सूर्य की स्थिति आ गई इस क्षेत्र में मान लीजिए। तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है देख रहे हैं, जो राजस्थान वगैरह का क्षेत्र है या उत्तरी भारत का जो क्षेत्र है, पूरा गर्म हो जाता है। जब गर्मी अधिक आ जाएगा, गर्मी अधिक, तो हम आप लोगों को पहले बताए थे शुरू में ही कि जब तापमान अधिक होगा तो दबाव क्या हो जाएगा, निम्न वायुदाब। यहाँ निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर, ये सब क्षेत्र जो है पूरा का पूरा लो प्रेशर का क्षेत्र हो जाएगा। अब क्या होता है, और यहाँ देखिए सूर्य की स्थिति तो है नहीं, आप मकर रेखा जो देख रहे थे, विषुवत रेखा से सूर्य की स्थिति वहाँ चली गई लगभग कर्क रेखा के तरफ, पूरा का पूरा क्षेत्र अधिक गर्म हुआ, तो लो प्रेशर हो गया। इधर क्या है, इधर ठंडा है, इधर सूर्य तो है नहीं, इधर गर्मी कम हो गया। जब गर्मी कम हो गया तो यहाँ वायुदाब उच्च हो गया, उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर। ध्यान दीजिए, इधर तापमान कम हो गया तो हाई प्रेशर बन गया। इधर तापमान सूर्य की स्थिति ऐसी हो गई कि यह पूरा का पूरा उत्तरी भारत क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी भारत क्षेत्र ज़्यादा, तो यह पूरा का पूरा जो है गर्म हो गया।
अब क्या होगा, हम बताए थे पहले कि पवन की उत्पत्ति कैसे होती है कि हवा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलता है। अब हवा इधर से शुरू हो गई चलने के लिए, इधर से हवा जो है दक्षिण से उत्तर की तरफ चलने लगी। ये विषुवत रेखा जब पार करती है हवा है तो इनका डायरेक्शन इस तरह हो जाता है, इस तरह हवाओं का डायरेक्शन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी के गति कारण से होता है। फिर इसको फेरल का नियम बोलते हैं, फेरल के नियम। फेरल के वैज्ञानिक थे, एक इस सिद्धांत देखे, पवन का नेचर देखे कि हवा दक्षिण से उत्तर तरफ जब जा रही है, विषुवत रेखा पार कर रही है, तो हवाओं की दिशा अपने दाहिने तरफ मुड़ जाती है। लेकिन हवाएं जो है इधर तो आ रही है, अब विषुवत रेखा पार करने के बाद ये इस तरफ मुड़ जाती है, तो ये दाहिने तरफ मुड़ गई फेरल के नियम के अनुसार। फेरल कौन था? एक वैज्ञानिक थे। ये पृथ्वी गति के कारण से होता है। उसके बाद क्या होता है कि अभी ये मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, इसी को कहते हैं। देख रहे हैं हवा का डायरेक्शन जो है दक्षिण पश्चिम, यानी इधर हवा, अगर हम शुरू में चर्चा किए थे कि मान ली इस तरह कोई हवा बह रही है, ये दक्षिण है, दक्षिण हो गया, और ये हो गया उत्तर। तो दक्षिण से हवा बह रही है तो इसको दक्षिणी हवा, लेकिन पूरा उत्तर की तरफ तो जा नहीं रही है, ये हवा इस तरह हो गई। अब मान लीजिए इधर तो हवा जा रही है तो इसको क्या कहेगा? पश्चिमी हवा। पश्चिमी हवा पश्चिम की तरफ से आ रही है। हवा जिधर से आती है उसी आधार पर उसका नामकरण होता है। अब देखिए ये हवा का डायरेक्शन इस तरह है, यानी दक्षिण और पश्चिम दोनों तरफ इसका डायरेक्शन है, इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिमी नाम दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर जब ये मानसून हवा दक्षिण से आई, फेरल के नियम के अनुसार दाहिने तरफ मुड़ गई। भारत का जो बनावट है, प्रायद्वीपीय भारत, आप जान देखे हैं, पहले भी पढ़े हम लोग, इसी कारण से टकराती है हवा, तो दो भाग में ही मानसून हवा बट जाती है। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून हवा दो भाग में बट गई। एक तो ये हो गया अरब सागर, इसको बोलते हैं अरब सागर की शाखा, क्योंकि अरब सागर है। इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, बंगाल की खाड़ी की शाखा, यानी दो ब्रांच हो गया। एक तो हो गया अरब सागर और एक ब्रांच हो गया बंगाल की खाड़ी, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की इस तरह बनावट है। अब देखिए अरब सागर की शाखा जो है यह है पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पूरा का पूरा क्षेत्र जो है देख रहे हैं यहाँ वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा जो है इन क्षेत्रों में वर्षा करती है। सह्याद्री पर्वत हम पहले भी चर्चा किए हैं, पश्चिमी घाट में जो पर्वत है इसको सह्याद्री पर्वत भी बोलते हैं। तो देखना केरला, कर्नाटका, ये सब क्षेत्र है, केरल का क्षेत्र है, कर्नाटका है, फिर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बारिश होती है अरब सागर की शाखा से। उसके बाद एक शाखा तो चली गई बंगाल की खाड़ी होते हुए, इसको बंगाल की खाड़ी की शाखा बोलते हैं। अब देखिए ये भारत का जो उत्तरी पूर्वी हिस्सा है, ये हिमालय का हिस्सा है। यहाँ पर म्यांमार, ये जो है याराकन-जोमा पर्वत, ये जो पर्वत है बीच में, म्यांमार भारत के बीच में जो है, इसको बोलते हैं याराकन-जोमा पर्वत। इस तरह की इससे बनावट है याराकन-जोमा पर्वत के कारण से कि ये शाखा, ये हवा जो है इस तरह इसको रोकता है याराकन-जोमा पर्वत। तो ये क्षेत्र जो है असम के उत्तरी पूर्वी भारत का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट रीजन। 7 स्टेट है लगभग इसमें, असम है, मेघालय है और सारे स्टेट है। इसको 7 बहनों का राज्य भी बोलते हैं। तो इन क्षेत्रों में पूरा बारिश होता है। ध्यान दीजिए ये जो क्षेत्र है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। मेघालय बीच में है जहाँ वर्ल्ड का सबसे अधिक वर्षा होता है। चेरापूंजी एक स्थान है जहाँ विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। तो यहाँ सबसे अधिक बारिश हुआ है। और इधर तो हिमालय पर्वत ही है, इधर हिमालय पर्वत जो देख रहे हैं ये मानसूनी हवा को नहीं जाने देता है, उत्तर तरफ नहीं जाने देता है।
हिमालय का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हिमालय नहीं रहता या अराकन जो पर्वत नहीं रहता, ये भी हिमालय का ही ब्रांच है, तो होता क्या कि हवाएं इधर चली जाती, ये हवाएं उतर चली जाती और भारत में वर्षा ही नहीं होता। तो हिमालय पर्वत का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये हवाएं पहाड़ों से टकराती है, ठंडा होती है, बारिश करती है। तो सबसे अधिक वर्षा इन क्षेत्रों में, उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में होती है, मेघालय में होती है, और भी आसाम है, नागालैंड, बहुत सारे स्टेट है, तो 7 स्टेट है लगभग। पर उसके बाद मान लीजिए पश्चिम बंगाल, उसके बाद वहाँ भी वर्षा अधिक होती है। आप जानते हैं कि धान की खेती हम लोग करते हैं, तो पश्चिम बंगाल में अधिक बारिश के कारण से धान की 2-3 फसलें होती हैं, बाकी क्षेत्र में तो कहीं फसल कट पाता है। तो पश्चिम बंगाल हो गया, उसके बाद मान लीजिए झारखंड हो गया, इधर बिहार हो गया, फिर उत्तर प्रदेश हो गया। इस तरह ये मानसूनी हवा अरब सागर की शाखा वर्षा करती जाती है, और जैसे जैसे ये पूरब की तरफ पश्चिम की तरफ बढ़ती जाती है, इस तरह हवाओं का डायरेक्शन रहता है हिमालय के कारण से, तो वर्षा की मात्रा कम होते जाता है। लास्ट में क्या होता है कि यहाँ पर जब आती है ये मानसून हवा है, तो राजस्थान क्षेत्र, ये क्या है, पूरा का पूरा राजस्थान क्षेत्र है। तो राजस्थान क्षेत्र आते आते हवा क्या शुष्क हो जाती है, उसके बाद नमी की मात्रा नहीं रह जाती है। इसी कारण से जो राजस्थान के क्षेत्र, वहाँ वर्षा बहुत कम होता है। गुजरात का भी कुछ क्षेत्र है, और थार का मरुस्थल, पूरे भारत में एक मरुस्थल का नाम है थार का मरुस्थल, पहले भी हम लोग चर्चा किए हैं। तो थार का मरुस्थल वर्षा विहीन हो जाता है। तो इस तरह मानसून हवाओं के द्वारा वर्षा होता है। हम लोग क्लियर इसको समझ गए। मानसून हवा का मुख्य जो मानसून हवा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा। अगर भारत में मानसून हवाओं की बात करते हैं तो हम लोग इसी की बात करते हैं। बाकी जो 2 और हवाएं हैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दे रहे हैं। एक तो है उत्तरी पूर्वी मानसून हवा, उत्तरी पूर्वी, दूसरा हवा हो गया उत्तरी पूर्वी मानसून हवा, उत्तरी पूर्वी मानसून। अब देखिए ये स्थिति, इसको लौटते हुए मानसून भी बोलते हैं, या लौटती हुई मानसून हवा, लौटती हुई मानसून, या रिट्रीटिंग मानसून भी बोलते हैं, रिट्रीटिंग मानसून। अब देखिए इस पर ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए ये जो हवा है, अब सूर्य की स्थिति तो 21 जून के बाद हम बताए थे यहाँ से फिर साउथ दक्षिण होने लगता है विषुवत रेखा की तरफ। तो सूर्य जब इधर तो हटने लगता है, तो गर्मी भी क्या होता है, हटने लगता है। सूर्य के साथ ही गर्मी भी खिसकता है। सूर्य जब खड़ी रेखा पड़ रही है, उसकी किरणें पड़ रही है, तो गर्मी अधिक दे रहा है। अगर जैसे तो दक्षिण की तरफ होने लगा, यहाँ के बाद देखिए सूर्य जो है अभी इधर खिसकने लगा 21 जून के बाद। फिर हम बताया था कि विषुवत रेखा के पास कब 21 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 23 सितंबर को फिर यहाँ पर आता है सूर्य, 23 सितंबर को। अब क्या होता है कि सूर्य जब आने लगा तो यहाँ से जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र है वो खिसकने लगता है। लेकिन हम शुरू में चर्चा किए थे, अब मान लीजिए ये मिट्टी है और ये बंगाल की खाड़ी पानी है, तो होता क्या, जब गर्मी हटा तो ये तो तुरंत ठंडा हो गया। ये जो होता है उत्तरी पश्चिमी भारत यानी राजस्थान वगैरह का क्षेत्र जो है, जो बहुत अधिक गर्म था, निम्न दाब था, वो पानी इधर है, इधर मिट्टी है, तो ये जल्दी ठंडा हो गया, और ये अभी गर्म है। अभी यहाँ उल्टा स्थिति बन रहा है, ये जल्दी ठंडा हो गया, मान लीजिए तापमान कम हो गया यहाँ क्या हो जाएगा, उच्च वायुदाब, उच्च वायुदाब। पहले भी हमने चर्चा की है, उच्च वायुदाब हो गया। यहाँ भी क्या है, गर्मी अधिक है, ये अभी धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर। अभी नहीं, हम लौटते हुए मानसून की चर्चा कर रहे हैं कि मानसून, जो मानसून इधर से इधर आया, पूर्व से पश्चिम की तरफ आया और फिर लौटता है। क्यों लौटता है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ बन गया उच्च वायुदाब, चूँकि ये जल्दी ठंडा हो गया। हम पहले ही बताए थे कि तापमान जब कम हो जाएगा तो वायुदाब उच्च वायुदाब हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। और यहाँ क्या है कि धीरे धीरे ठंडा, अभी गर्मी है तो यहाँ भी लो प्रेशर है। तो ये जो है हवाएं, जो मानसून हवाएं लौटने लगती है, इस तरह
इस तरह लौटने लगती है उल्टा। इसी को हम लौटते हुए मानसून कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि भारत का जो कोरोमंडल कोस्ट होता है इससे टकराता है। इस तरह यहाँ के बनावट है, इस तरह कोरोमंडल कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल तट। तमिलनाडु का क्षेत्र ये। तो यहाँ पे इस तरह की बनावट है कि हवाएं जो है फिर इधर आती है और इसी क्षेत्र में टकराती है उत्तरी पूर्वी मानसून, और यहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है। एकमात्र भारत में जगह है कोरोमंडल तट तमिलनाडु में, जो जाड़े की ऋतु में वर्षा होता है। ऐसा तो बाकी क्षेत्रों में जाड़ा में ही वर्षा हो जाता है चक्रवात के कारण से, लेकिन मुख्य क्षेत्र ये जो है कोरोमंडल तट जो है, यहाँ पर जाड़े की ऋतु में वर्षा होता है, वो भी उत्तरी पूर्वी मानसून। अब इसका डायरेक्शन उत्तरी पूर्वी मानसून हो गया। एग्जाम्पल यही बताया था कि हवा का डायरेक्शन जो है के आधार पर नाम उसका नामकरण होता है। तो ये हो गया लौटती हुई मानसून। तो इस तरह ये दूसरी मुख्य मानसून हवा है। और बाकी ग्रीष्म ऋतु में जो शुरू होता है ग्रीष्म ऋतु, उसमें भी थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, बारिश नहीं होता है, गर्म हवाएं चलती है जिसको लू बोलते हैं। मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, तो विषुवत रेखा से जब सूर्य 23 सितंबर के बाद सूर्य जब इधर आने लगता है तो बताए थे यहाँ आता है मकर रेखा, मकर रेखा के पास। तो मकर रेखा पर क्या होता है, उस समय यहाँ पर ठंड जाड़ा होता है और यहाँ का होगा उल्टा स्थिति बन जाती है। जब सूर्य इधर आ गया, सूर्य की स्थिति जब यहाँ आएगी तो क्या होगा, यहाँ गर्मी हो जाएगा। सूर्य की स्थिति मान लीजिए ये 23.5 डिग्री, कर्क रेखा पर हो जाएगा तो इधर गर्मी चला जाएगा। ये ट्रांसफर होते रहता है सूर्य की स्थिति के अनुसार। तो मान लीजिए 23.5 डिग्री बाद सूर्य यहाँ आ गया 23 सितंबर, फिर तरह के रोटेशन होते रहता है। तो गर्मी हम लोग यहाँ शुरुआत कब होता है, 21 मार्च से। मान लीजिए 21 मार्च। तो धीरे धीरे यह सूर्य जैसे जैसे कर्क रेखा की तरफ बढ़ता है, गर्मी 21 मार्च का ही लगभग शुरू हो जाता है। जून में लगभग यहाँ आता है, तो जून में सबसे अधिक गर्म पड़ता है। लेकिन इसको भारत को गर्म होने में, इस सब क्षेत्र को टाइम लगता है, समय लगता है। जब तक हाई लो प्रेशर नहीं बनेगा तब तक इधर से उच्च वायु दाब से हवा नहीं जा पाएगी। और ये जो हवा है समुद्र से चलती है, इधर से जो हिंद महासागर है, इधर बंगाली खाड़ी है, अरब सागर है, तो ये नमी युक्त हवाओं चलती है, इसलिए वहाँ बारिश अधिक होता है। तो ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती है, लेकिन लू चलती रहती है, चक्रवात उठते रहता है। ये लू भी काफ़ी अगर लग जाए आदमी को तो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें बचना पड़ता है। लेकिन मुख्य रूप से मानसून हवा की बात हम लोग करते हैं तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा की बात करते हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून हवा का महत्व भारत की अर्थव्यवस्था से काफ़ी अधिक है। यानी उत्तरी पूर्वी मानसून का भी रोल है, लेकिन लौटते मानसून जिसको हम बताते हैं। अब इसी को दो भाग में बांट गया है। शुरू मान लीजिए कि दक्षिण पश्चिमी मानसून के बाद ये लौटती मानसून हो गया, फिर बाद में ये तीसरा नंबर यही उत्तरी पूर्वी मानसून हो जाता है। इसी का दो भाग समझ लीजिए। मान लीजिए दक्षिण पश्चिमी मानसून शुरू, उसके बाद लौटना इसको कैसे होता है हम बताएं। ये हो गया दूसरा नंबर, लौटते ही मानसून। फिर ये इस तरह जब आता है तो कोरोमंडल टकराता है, तो इसका डायरेक्शन होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। यानी 3 तरह की मानसून हवा लगभग भारत में आती है, और तीनों का लगभग योगदान है, लेकिन सबसे अधिक योगदान दक्षिण पश्चिमी मानसून का है। पूरे भारतीय अर्थव्यवस्था जुड़ा हुआ है। और इस लेसन से जो भी संबंधित क्वेश्चन है लास्ट में अभ्यास में आप देखिए, उसका मैप को भी काम कीजिए। कोई भी समस्या होता है आप बताइए। धन्यवाद।